बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है एग्जाम्पल नंबर 31 से ऑनवर्ड्स। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 31 में वो कह रहा है असलम बॉट अ सेकंड हैंड कार ऑफ ₹2,25,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹2,30,000। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक? कह रहा है असलम ने एक सेकंड हैंड कार ली जिसकी वर्थ क्या थी, 2,25,000 है, और उसने उसको सोल्ड कितने का किया, 2,30,000 का। देन हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड यू मेक? आपने फाइंड आउट करना उससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। वैसे तो देखने में ही समझ आ रहा है कि उसने 2,25,000 की ली थी, लेकिन उसने बेची कितने की है, 2,30,000 की। तो इट मीन्स कि ही वाज गोइंग इन द प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई, 2,30,000। कॉस्ट क्या आ गया, 2,25,000। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट अगर आप करें, लाइक 2,30,000 minus 2,25,000, that comes out to be 5,000. Since the difference of selling price and the cost is positive, so Aslam makes a profit of rupees 5,000. कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और अगर इन दोनों का जो है डिफरेंस नेगेटिव होता है, इट मीन्स उसे लॉस हुआ। ठीक है, तो असलम को कितना प्रॉफिट हुआ, 5,000 का। अब एग्जाम्पल देखें 32, उसमें वो क्या कह रहा है, A man bought a motorcycle for ₹59,000. एक आदमी ने एक बाइक खरीदी कितने की, 59,000, एंड सोल्ड इट फॉर ₹48,000। अब बेची कितने की, 48। हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक? अब देखें, वैसे तो देखने में ही ऑब्वियस है कि उसने खरीदी तो महंगी, लेकिन उसने बेची कम पैसों में। इसका मतलब उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हम आगे इसको श्योर भी कर लेते हैं फाइंड आउट करके कि वेदर ही इज इन प्रॉफिट और ही इज इन लॉस। सेलिंग प्राइस क्या थी, 48,000। कॉस्ट क्या थी उसकी, 59,000। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट क्या आ गया, -11,000। Since the difference of selling price and the cost is negative, so the man makes a loss of ₹11,000. अब ये नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब उसे लॉस कितना हुआ, 11,000 का लॉस हुआ। To calculate percentage gain or loss, divide the amount gained or lost respectively by the cost and express the result in percentage. अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने फाइंड आउट करना हुआ कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आपको जो अमाउंट आई है, मींस ये वाली जो अमाउंट आपको आई है, ठीक है, इसको आपने परसेंटेज में एक्सप्रेस कैसे करना है वो आपको नीचे बताएगा। अब देखें, अ टेबल दैट कॉस्ट ₹275 इज सोल्ड फॉर ₹310। एक टेबल की कॉस्ट थी 275, लेकिन वो सोल्ड कितने में हुई, 310 में। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब देखने में तो ऑब्वियस है कि उसकी सेल प्राइस ज्यादा, मतलब उसको प्रॉफिट हुआ, तो हमने उसका परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस क्या है, ₹310 है, कॉस्ट क्या है, ₹275। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट क्या आ गई, 35। तो परसेंटेज रेट ऑफ प्रॉफिट क्या निकलेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे देखें प्रॉफिट क्या है, 35 डिवाइडेड बाय कॉस्ट क्या है, 275 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि उसको 12.73% प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस नहीं लेनी, यहाँ पे हमने कॉस्ट लेनी है, जो एक्चुअल कॉस्ट थी उसकी। ठीक है, ओके। नाउ एग्जांपल नंबर 34 में वो कह रहा है, आ शॉपकीपर buys 125 dozens of eggs at ₹70। मतलब पर डजन उसे कितने, ₹70 का मिला ना, ठीक है, यानी कि 125 डजन उसने एग जो है वो खरीदे हैं, और पर डजन उसे पड़े हैं ₹70 के। ही सेल्स 900 eggs at ₹80 पर डजन। अब उसने 900 जो अंडे थे वो बेचे हैं ₹80 के हिसाब से पर डजन, मतलब 12 एग्स कितने के उसने बेचे हैं, 80 के। लेकिन जब उसने खरीदे थे 12 एग्स, तो उसे 12 एग्स कितने के पड़े थे, 70 के। एंड द रेस्ट एट ₹85 पर डजन। अब 900 में से उसने 80 जो है वो बेचे हैं पर डजन के हिसाब से, जो बाकी बचे हैं वो उसने 85 के बेचे हैं। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज गेन। आपने उसका गेन फाइंड आउट करना है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है। अब पहले तो हम निकालेंगे कि 125 डजन ऑफ एग्स की ₹70 के लिहाज से कॉस्ट क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट।
यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 125 डजन ऑफ एग्स इज इक्वल टू 70 इंटू 125, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी 8750 की। अब उसने 900 जो अंडे थे वो बेचे 80 रुपए में, यानी कि 900 एग्स क्या आ जाएगा 900 डिवाइडेड, पहले तो हम देखेंगे ना कि 900 एग्स जो हैं वो कितने डजन्स बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो डजन्स में उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम 12 से डिवाइड करेंगे, मींस उसने 75 डजन एग्स जो हैं वो 80 रुपीज में सोल्ड किए हैं, ठीक है। अब सेल प्राइस ऑफ 900 एग्स क्या आ जाएगा 80 इंटू 75, वो क्या आ गया 6000 रुपीज, ठीक है। अब 70 टोटल कितने थे 125, जिसमें से उसने 75 डजन कितने के बेचे 80 रुपीज के, तो 80 रुपीज के जो 75 बेचे वो कितने आए 6000। अब हमने देखना है 125 में से 75 डजन तो सोल्ड हो गए, अब बाकी कितने डजन बचे, यानी कि 125 माइनस 75 करेंगे तो वो आ जाएगा 50। अब जो बाकी रिमेनिंग थे ना वो उसने 85 पर डजन भेजे, यानी कि 50 एग्स की क्या प्राइस हो जाएगी 85 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आ जाएगा 4250, ठीक है। उसने 75 डजन जो है वो 6000 की सेल की हैं और 50 डजन जो हैं वो उसने 4250 की हैं, जबकि जो उसने खरीदे थे 125 डजन ऑफ एग्स वो उसे कितने के मिले थे 8750। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो उसे टोटल एग्स मिले थे 125 डजन 70 रुपीज के लिहाज से वो उसे मिले 8750 के। अब उसने 125 डजन में से 75 डजन जो है वो 80 रुपीज के सोल्ड किए हैं और 125 में से रिमेनिंग जो 50 बचे हैं वो उसने 85 रुपीज के सोल्ड किए, ठीक है। अब उसकी टोटल सेल प्राइस क्या होगी 6000 प्लस 4250, वो हम करेंगे मींस उसने 10,250 के सारे एग सोल्ड किए, मींस उसने 125 डजन खरीदे कितने के थे 8750 के, लेकिन 125 डजन उसने बेचे कितने के 10,250 के। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस उसकी कितनी है 10250 माइनस कॉस्ट प्राइस उसे पड़े कितने के थे अंडे 8750 के, तो टोटल गेन कितना आ गया मींस उसने 1500 रुपीज जो है वो कमाए हैं 125 डजन ऑफ एग्स के ऊपर। तो परसेंटेज गेन कितना आएगा गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, गेन कितना हुआ 1500 का कॉस्ट क्या थी 8750, तो मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे मींस उससे 17.14% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। These are quite easy questions but a bit technical, so you had to be very careful while solving these questions. Okay, अब हम देख लेते हैं इधर, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 था। अच्छा, जो ये 20 थी वो कल हम जो थे इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी वो कैसे, अब पहले हम निकालेंगे उसे प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। 480 में से 400 माइनस किया यानी कि उसे 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अब आपने परसेंटेज गेन फाइंड आउट करना था ना उसका, तो आप 40 को डिवाइड करेंगे 400 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, ठीक है। तो आपका परसेंटेज गेन जो है वो निकल आएगा। लेट मी डू इट फॉर यू। अच्छा, अब ये देखें, पहले 480 में से 400 माइनस की तो आपके पास बचे 40। अब आपने परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो आपने 440 को डिवाइड किया 400 पे और इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से, ये जीरोस इस जीरो से कैंसिल, तो 4 1 जा 4 4 10 जा 40, मींस उसे प्रॉफिट कितना हुआ 10% उसे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ओके, अब 21 क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, 21 में वो कह रहा है मिस्टर नईम पेड ज़कात ₹1705 एट द रेट ऑफ 2.5%, फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज वेल्थ। अब सपोज कर ले उसकी वेल्थ कितनी है एक्स है, तो 2% उसने किया तो 2.5% ऑफ एक्स आ जाएगा, ये आ गया 2.5% ऑफ एक्स। तो 2.5% ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 2.5% मल्टीप्लाई बाय
x आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 25 ओवर 1000 आ जाएगा जब परसेंट का भी आएगा, इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे एक्स आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ज़कात उसने कितनी पे की थी 1705। अब आप ये 1000 उधर ले जाएं, ठीक है। जब ये हो जाएगा 1705 डबल ट्रिपल जीरो हो जाएगा 1705 ट्रिपल जीरो। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे 25 से, मीन्स उसने 68,200 पे कितनी ज़कात पे की 1705। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा, 1000 को उधर ले जाए मल्टीप्लाई होगा 25 को उधर ला के डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man spends 97% of his income and saves rupees 600. What is his total income? एक बंदा जो है उसकी जो इनकम है उसमें से वो 97% जो है वो स्पेंड कर देता है और बचाता कितना है 600। तो व्हाट इज हिज इनकम? सपोज कर लें इनकम उसकी एक्स है, ठीक है। अब वो 600 रुपीज उसमें से सेव कर रहा है, तो उसकी इनकम क्या होगी, इन टोटल इनकम क्या होगी 97% ऑफ एक्स प्लस 600। आपने इनकम को एक्स कह दिया, ठीक है। तो अब आपने इसी तरह से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल की थी। इसी तरह अब वो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, a man saves 10% of his income if he spends rupees 15,000 find his income। कहता अब वो क्या कह रहा है, अब वो अपना इनकम का 10% जो है वो सेव करता है, लेकिन वो स्पेंड कितना करता है 15,000। आपने उसकी टोटल इनकम जो है वो फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में वो कहता है अ फर्म इंक्रीज इट्स एसेट्स बाय 15% एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर एसेट्स इफ द वैल्यू फर्म्स करंट एसेट्स इज दिस व्हाट आर द प्रीवियस ईयर एसेट्स। कहता है करंट एसेट्स उसके इतने फर्म के, ठीक है, जो कि उसने 15% इंक्रीज किए इस साल, लेकिन पिछले साल के इस वजह 15% ज्यादा, तो आपने पिछले साल के जो है वो एसेट्स उसके फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, ये जो है ये क्वेश्चंस आपने 30 तक जो है वो देखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 तक आप लोगों ने देखना है, इसको खुद सॉल्व करने ना हो तो आप लोगों ने मुझे बता देना है। अब हम जो है वो जो ये जो एक्सरसाइज 9 है इसको देखते हैं कि उसने कैसे सॉल्व किया हुआ, क्योंकि ये 9.3 आपने मैक्सिमम खुद सॉल्व करनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी क्वेश्चन इसमें से आपको कराए हैं, तो जो बचे हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। वैसे आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन एक दफा रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ें। इफ द इंक्रीज ऑफ 12% द बेसिक सैलरी ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बिकम रुपीज 4250 पर मंथ, व्हाट इज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीज। कहता है आपने एक एम्प्लॉय की पहली सैलरी फाइंड आउट करनी है और जो उसकी प्रेजेंट सैलरी है वो क्या है, उसकी बेसिक सैलरी में 12% इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज है, और अब बेसिक सैलरी उसकी कितनी बनी है 4250, तो आपने उसकी पहली सैलरी जो है वो फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन नंबर 26 में वो कह रहा है ऑन अ कट प्राइस शॉप द प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज रुपीज 400 व्हिच इज 20% लेस देन द एक्चुअल प्राइस। कहते हैं कट प्राइस शॉप है, उस पे जो एक पेयर है ना शूज का उसकी प्राइस है 400, जो कि उसकी एक्चुअल प्राइस से 20% क्या है लेस है, तो आपने ओरिजिनल प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 27 में वो कह रहा है अ रिटेलर रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज ऑफ 15% ऑन द बुक वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ऐसी हमने सेम की है।
कहता है एक प्रोडक्ट जो उसने बुक कराया था उस पर उसको 15% डिस्काउंट मिला। अब वो कहता है इफ यू पेड ₹210, अगर उसने 210 रुपए जो है वो पे किए हैं, तो व्हाट वाज द बुक वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, तो आपने उसकी बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 28 में वो कहता है फोटो स्टेट मशीन ऑपरेटर परचेज 25 पैकेट्स ऑफ पेपर्स। एक फोटो स्टेट मशीन ऑपरेटर है, उसने 25 पैकेट्स जो है वो परचेज किए हैं। अब हर पैकेट की जो मार्केट प्राइस है वो कितनी है 275, लेकिन उसको कितना मिला है 18% डिस्काउंट में 18.5% डिस्काउंट मिला है, और एडिशनल फॉर 6 कैश पेमेंट के लिए उसे 6% डिस्काउंट मिला है। हाउ मच डिड ही पे फॉर द होल क्वांटिटी। सबसे पहले तो आप 25 पैकेट्स की जो है वो फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। पर पैकेट 275 है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 275 जो आप करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा। उसको डिस्काउंट मिला 18%, तो पहले आप ये डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे 18% ऑफ जो टोटल प्राइस आई होगी, ठीक है। फिर उसमें से आप मजीद जो आपके पास अमाउंट आएगी उस पर आपने मजीद 6% डिस्काउंट और फाइंड आउट करना है, तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा जो आपके पास आंसर आएगा कि उसने कितना पे किया है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में वो कह रहे हैं, हम पूरे ही क्वेश्चंस कर लेते हैं, 31 तक कर लेते हैं, दे आर इजी नॉट दैट डिफिकल्ट। अब ब्रोकर रिसीव्ड ₹35,000 फॉर सेलिंग अ प्राइस ऑफ लैंड। अब कह रहे हैं एक ब्रोकर है, उसको एक पीस ऑफ लैंड जो है वो सेल करने पे जो कमीशन मिला है वो 35,000 है। अब हिज रेट ऑफ कमीशन वाज 2.5%। अब उसका कमीशन कितना था 2.5%, तो आपने फाइंड आउट करना है कि सेलिंग प्राइस कितनी थी। सेम एग्जांपल ऊपर हुई है, आपने सेम प्रोसेस से करनी है। उसके बाद अब वो कह रहा है अ प्रॉपर्टी एजेंट सोल्ड अ प्लॉट इन कराची फॉर 28 लाख एंड रिसीव 2% कमीशन। अब 28 लाख का उसने जो है वो प्लॉट सेल किया, उस पर उसको कमीशन कितना मिला है 2%। फाइंड द एजेंट्स कमीशन। अब कमीशन आपने फाइंड आउट करना है, 28 लाख था तो 2% ऑफ कमीशन, तो 2% ऑफ 28 लाख कितना बनेगा 2% मल्टीप्लाई बाय 28 लाख। उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एजेंट का कमीशन निकल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 में वो कह रहा है उस्मान हैज टू पे ₹12,500 एज प्रॉपर्टी टैक्स फॉर 4 शॉप्स एट द रेट ऑफ दिस। अब कह रहे हैं उसे प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है 4 दुकानों का इतना 12,500, और टैक्स रेट कितना है 2.5%। तो कह रहे हैं व्हाट इज द असेस्ड वैल्यू ऑफ ईच शॉप। आपके पास सबसे पहले तो आप ये 2.5% फाइंड आउट करें, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास हर शॉप का जो है वो टैक्स निकल आएगा। अब ये आ गई है एक्सरसाइज 9। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। 22:33 सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आएगी 11 2s are 22, 11 3s are 33, so 2:3, so D is the correct answer। ठीक है, so D is the correct answer। now 7:21:28, ये 7 के टेबल पे जा रहा है ना। 7 1s are 7, 7 3s are 21, 7 4s are 28, so 1:3:4, so this would C would be the correct answer। okay, now 7/9 क्या होगा obviously 7:9। अभी 2/9:4/36 अब आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या सिखाया था कि आपने डिनोमिनेटर सेम करना है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। जब हम 9 36 और 18 का एलसीएम लेंगे, आप लोगों ने अपने रजिस्टर्स पे खुद करना है, आई एम डूइंग इट फॉर यू।
36 जो है वो इसका एलसीएम आ गया कि जब हमने सॉल्व किया इसको 36 इसका एलसीएम आ गया। अब हम 36 से हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/9 इंटू 36, 4/36 इंटू 36 एंड 16/18 इंटू 36। ये आ जाएगा 2 इंटू 4 रेशियो 4 इंटू 1 रेशियो 16 इंटू 2, 8 रेशियो 4 रेशियो 32। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2:1:8 है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2:1:8 आ जाएगा इसका आंसर। नाउ 1 आवर रेशियो 30 मिनट्स। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स मीन 60:30। तो 2:1, 31 से 30, 32 से 60। So this is 2:1। 15 seconds रेशियो 3 मिनट्स। अब देखिए सेकंड्स और मिनट्स आ गए। अब देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो 3 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 180 सेकंड्स। सो 15 रेशियो 180 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। So answer is 1:12. I am solving these questions on a paper. So it is advised to you to solve these questions and find out whether I am solving these correct or not. Now this is 1 kg is equals to 700 grams. 1 kg is equals to 1000 होता है, तो 1000 रेशियो 700 क्या आ जाएगा? 10 रेशियो 7 आ जाएगा। Now 1 hour 30 minutes and 45 seconds. अब हमने हर एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इधर कौन सा है? सेकंड्स है ना, तो हमने हर एक को सेकंड्स में कर लेना है। अब 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? देखें 1 आवर में, तो 1 आवर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 60 मीन्स 3600 सेकेंड्स। तो 3600 और 30 मिनट्स में कितने होंगे? 1800 और रेशियो 45। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 9 का 45, ओके। नाउ अगेन इसको अब हम देखते हैं। 3 से होता है 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6 एंड 0, 3 2 ज़र 6, 3 4 ज़र 12 एंड 0। Now again 3 1s are 3, 3 4s are 12, 80. So this comes out to be 80:40 ratio 1. So the eighth one is 80:40 ratio 1. ये इसका आंसर आ गया। ओके, आप लोग इसको नोटिफाई कर लें ताकि ठीक है इसको अच्छी तरह देख लें, क्योंकि जब मैं नीचे करती हूँ वो नीचे मूव हो जाता है सब कुछ। Okay, now I am moving it downwards. अब वो कह रहे थे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ बोथ द टर्म्स ऑफ अ सर्टेन रेशियो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर
dash the value of the ratio. Always changes, rapidly changes, does not changes, none of these. अब वो कह रहा है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें दोनों टर्म्स की, एक सर्टन रेशियो है, उसकी दोनों टर्म्स की जो है वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करें सेम नॉन जीरो नंबर से, तो क्या होगा? ऑब्वियसली अगर आप सेम नंबर से करेंगे वैल्यू तो चेंज होगी उसकी, ठीक है, तो ऑलवेज चेंजेस आ जाएगा। अब वो कह रहा है इन द प्रोपोर्शन ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी द एक्सट्रीमिटीज आर। अब एक्सट्रीमिटीज कौन से हैं? ए और डी है, सो यहाँ पे आ जाएगा ए एंड डी। नेक्स्ट में वो कह रहा है इन द प्रोपोर्शन ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी द मीन्स आर। मीन्स कौन से हैं? बी एंड सी। सेंटर वाली वैल्यू मीन्स होती हैं और जो बिल्कुल एंड वाले होते हैं वो एक्सट्रीम्स होते हैं। So this comes out to be B and C. For the proportion A ratio B, proportion C ratio D, we have. अब हमने पढ़ा था product of extremes is equals to product of means. So AD is equals to BC होना चाहिए. So here is the C option. C option is the correct option for this. अब कह रहा है in the proportion 3 ratio 5, proportion X ratio 20, the value of X is. अब इसमें आप ऐसे करेंगे product of mean extremes equals to product of means करेंगे, मीन्स आप 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और 5 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे। तो जब आप 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आ जाएगा 60 और 5x 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 12। तो x इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा इसका आंसर। x इज इक्वल्स टू 12 फॉर द 8th MCQ। ओ सॉरी 13th MCQ। नाउ 14th में वो कह रहा है इन द प्रोपोर्शन x रेशियो 3 प्रोपोर्शन 8 रेशियो 4 द वैल्यू ऑफ x इज। अब वही हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो जब हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे तो आ जाएगा 4x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 8 3 आर 24। तो x is equals to 6 आ जाएगा। So for the 14th MCQ the answer is C option, that is 6. Okay, now 15th one. Find the missing term 49 ratio 7 proportion x ratio 3. The value of x is. Suppose the missing term is x. So यहाँ पे हम क्या करेंगे 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। It means product of extremes equals to product of means ये आ जाएगा 7x। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास क्या आएगा? So 49 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास आ गया 147 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, और जब आप 147 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये C, दैट इज 21। तो आंसर फॉर द 15th MCQ इज C, दैट इज 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 कह रहे हैं इफ A माइनस B रेशियो 3 प्रोपोर्शन 2A रेशियो 7 देन A इज इक्वल्स टू। आपने इसमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको भी हम ऐसे करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे तो आ जाएगा 7 इंटू A माइनस B इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2A आ जाएगा। 7A माइनस 7B इज इक्वल्स टू 6A। आपको चूंकि A की वैल्यू चाहिए तो 7A माइनस 6A इज इक्वल्स टू 7B आ जाएगा। A इज इक्वल्स टू 7B। सो द आंसर फॉर द 16th MCQ इज D, दैट इज 7B। अब वो कह रहे हैं 17th में सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो A रेशियो B रेशियो C इज। सम क्या होगा? दैट इज A प्लस B प्लस C। रेशियो में भी हम टर्म्स को वैसे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे हम ऑर्डिनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, हमने रूल ऊपर पढ़ा था। ओके, सम ऑफ द रेशियोज A रेशियो B रेशियो C रेशियो D इज। इसमें भी सम क्या है? यही होगा A प्लस B प्लस C प्लस D। So the answer for 18th is D, and the answer for 17th is also D. Okay, now 19. Sum of the terms of the ratio 1 ratio 2 ratio 3 ratio 4. So 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 plus 1 10. So the answer for the 19th MCQ is 10. Now 20th one. In the proportion 1 ratio 2 proportion 3 ratio 4 the extremities are।
अब एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, ये जो आउटर साइड पे होते हैं, इधर 1 और 4 हमारी क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, तो 20th का आंसर क्या होगा, 1 एंड 4। अब जो फर्दर एमसीक्यूज है वो आपने खुद देखने हैं, सॉल्व करके अगर आपसे हो गए तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, रिवाइज कर लीजिएगा सब कुछ, बाय हैंड सब कुछ सॉल्व कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।